हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो जो थी अपनी उसमें अपन ने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा था कि ब्लैक बॉडी किस तरीके से वर्क करती है और उसका स्पेक्ट्रम जो आता है किस तरीके से आता है ना। ये हमने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा था और कुछ उसका जो स्पेक्ट्रम आता है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया था हमने और इसकी हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी, है ना। ओके, 4 प्रॉपर्टीज़ में से ब्रीफली मैं थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब कर देती हूँ, ठीक है। ओके, देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी कि जो भी कृष्णिका होती है या ब्लैक बॉडी होती है वो लैम्डा इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सारी वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर सकती है ना, एमिट भी कर सकती है, बट सबकी जो मात्रा होती है, क्वांटिटी, वो अलग अलग होती है, ठीक है। इसके अलावा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेडिएशंस इंक्रीज होते हैं तो रेडिएशंस की मात्रा भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। थर्ड जो था वो बेसिक इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जिसमें हमने स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन क्षमता, और कभी कभी पता है इसको स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन क्षमता के साथ साथ ऐसे यू लैम्डा से भी शो कर देते हैं। ये है स्पेक्ट्रमी कह लो आप या वर्णक्रमी कह लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा, या फिर हम इसे बोलते हैं यू लैम्डा। यू लैम्डा मतलब यू लैम्डा को हम बोल रहे हैं वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व, वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो यू लैम्डा को हम बोल रहे हैं वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व और ई लैम्डा को बोल रहे हैं वर्णक्रमी उत्सर्जन क्षमता कह लो या स्पेक्ट्रमी। स्पेक्ट्रमी वर्ड का मतलब है वर्णक्रमी, ठीक है, ठीक है। इसका हमने जब लैम्डा के साथ ग्राफ खींचा तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम लैम्डा को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ये ऊर्जा घनत्व भी इसका बढ़ता जाता है या उत्सर्जन क्षमता इसकी बढ़ती जाती है एक जगह पीक लेकर के, और फिर उसके बाद अगर लैम्डा बढ़ाया जाता है तो फिर ये घटने लग जाता है। तीनों ग्राफ्स में हमने ये देखा। 3 अलग अलग ग्राफ क्यों बनाए मैंने, वो मैंने बनाए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स लॉ इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट लॉ, है ना, क्योंकि डिस्प्लेस हो रही है ना पीक यहाँ पे। तो ये मैंने वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझाने के लिए 3 अलग अलग टेम्परेचर्स पर ये ग्राफ खींचे, है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही ग्राफ खींचे तब ज़रूरी है, लेकिन जब आप वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ समझा रहे हो, क्योंकि वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी दिखाने के लिए 3 अलग अलग टेम्परेचर या 2 अलग टेम्परेचर या 3 से ज़्यादा भी लिए जा सकते हैं। तो बेसिकली एवरेज 3 पे दिखा देते हैं ना, ठीक है। तो जब हमने देखा कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये सबसे कम टेम्परेचर है T3, उस पर इसकी पीक लैम्डा m1 पर मिली है, ठीक है। लैम्डा m1 वो तरंग दैर्ध्य है जिस पर हमें इस ग्राफ की पीक मिलती है, यानी कि ये एक तरीके से हमें ई लैम्डा 1 मिला है ना। इसे हम ई लैम्डा m1 कह देते हैं। ये जो पीक मिली है इसको हम बोलेंगे ई लैम्डा m2 और ये जो पीक मिली है हम इसको बोलेंगे ई लैम्डा m3। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने ये T3 टेम्परेचर है, फिर T2 टेम्परेचर T3 से ज़्यादा था तो उसकी पीक तो आई, लेकिन उसकी पीक जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि यहाँ पे तो हमें ग्राफ पे क्या मिलेगा, ई लैम्डा m2, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा m2 है वो लैम्डा m1 से थोड़ा सा डिस्प्लेस था। इसी तरीके से इस ई लैम्डा m3 के जो कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा m3 मिली वो लैम्डा m2 से डिस्प्लेस्ड थी। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो लैम्डा m है, यानी कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो किसी भी ग्राफ की हो, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ये पीक मिनिमम तरंग दैर्ध्य यानी कि कम तरंग दैर्ध्य की ओर डिस्प्लेस हो जाती है, और इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। फिर हमने वीन्स कांस्टेंट के बारे में देख लिया था, राइट। ओके, अब हम इसकी देखते हैं 5th प्रॉपर्टी कि 5वीं प्रॉपर्टी में ये क्या कह रहा है। 5th प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि जो आपका ई लैम्डा m है, ई लैम्डा m क्या है, उत्सर्जन क्षमता, ठीक है। तो या तो आप इसे कहिए उत्सर्जन क्षमता, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यू लैम्डा m, यानी कि वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व। ये क्या है, उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता यानी कि अमिशन कैपेसिटी, और ये है आपका एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है, बट अलग अलग फॉर्म में दिखा देते हैं। ये हमेशा टेम्परेचर की
फिफ्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या तो आप ये कह दीजिए या फिर ये कह दीजिए कि वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व की वैल्यू टेम्परेचर की फिफ्थ जो पावर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो ये है हमारे पास स्पेक्ट्रल एनर्जी कैपेसिटी, और ये है हमारे पास स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, या तो ये कह लो या फिर आप ये कह लो, ये टेम्परेचर की फिफ्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, फिफ्थ लॉ ये कहता है। ठीक है, सिक्स्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रल, जो स्पेक्ट्रम हमें कृष्णिका से मिल रहा है उसकी जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो ये ग्राफ खींचा था हमने ई लैम्डा में और लैम्डा में, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ इन दोनों के बीच है उनके बीच का जो एरिया है, समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर एक ग्राफ ई लैम्डा और लैम्डा में खींचा जाए तो जो ग्राफ अंडर दी कर्व है, ये जो ग्राफ एरिया अंडर दी कर्व है वो कहलाता है आपकी टोटल एनर्जी कैपेसिटी, यानी कि कुल उत्सर्जन क्षमता, उसको हम किससे दिखाते हैं, ई से। समझ में आ रही है, यानी कि ई क्या है, टोटल एनर्जी कैपेसिटी क्या है, टोटल एनर्जी कैपेसिटी इज द टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ ई लैम्डा एंड लैम्डा। समझ में आ रही है, और ये क्या होती है, ये टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ रही है, सो टोटल एनर्जी कैपेसिटी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की फोर्थ पावर। ठीक है, फिर जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं सिग्मा, और पता है आपको ये सिग्मा क्या कहलाता है, सिग्मा कहलाता है आपका स्टीफन कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात, क्या कहलाता है सिग्मा, स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। और स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है सिग्मा की वो होती है आपकी 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। ठीक है, और ये आपका क्या कहलाता है, स्टीफन कांस्टेंट, और ये जो लॉ है पर्टिकुलर ये कहलाता है आपका स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ दो इसकी को कैरेक्टरिस्टिक बताई स्पेक्ट्रम की, जो हमें किससे मिलता है, कृष्णिका से। ठीक है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो ई लैम्डा एम है, ठीक है, ई लैम्डा एम क्या है वो हम जानते ही हैं, ई लैम्डा एम इज द पीक ऑफ दिस एनर्जी डेंसिटी ग्राफ। ठीक है, ई लैम्डा एम जो है वो टेम्परेचर की फिफ्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं। और सिक्स्थ कहता है का हमारा कि जो टोटल एरिया अंडर दी कर्व है वो क्या होता है, टोटल एनर्जी कैपेसिटी कहलाती है, और वो टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको हटाते हैं तो सिग्मा एक कांस्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड स्टीफन कांस्टेंट, और ये स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। आपको पता है वॉट, अब यूनिट कैसे निकाली मैंने, यूनिट मैंने ऐसे निकाली, सिग्मा निकालोगे आप यहाँ से तो सिग्मा कितना होगा, ई अपॉन टी की पावर 4, ई इसकी तो कितनी हो गई, वॉट पर मीटर स्क्वायर, और केल्विन की पावर 4 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट निकल जाती है हमारी। तो ये हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होती हैं कृष्णिका के लिए। कृष्णिका का जो भी स्पेक्ट्रम मिलता है उसके ये सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है भाई, ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट हम इसका शुरू करते हैं। वो हम बताएंगे कि क्लासिकल फिजिक्स से जो वीन ने स्पेक्ट्रम को समझाने की कोशिश की थी। एक्चुअली जब मैं आपको ब्रीफ दे रही थी क्वांटम मैकेनिक्स का, कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे काम करती है या इसकी खोज कैसे हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि इनिशियली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि है हमारे पास ब्लैक बॉडी, पहली प्रॉब्लम नंबर 1। दूसरी प्रॉब्लम आई थी हमारे लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, और तीसरी प्रॉब्लम आई हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आई थी, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स इनके ऊपर किए जा रहे थे, लेकिन उनको क्लासिकल फिजिक्स से समझाया नहीं जा सका। मतलब ब्लैक बॉडी का जो कर्व मिल रहा था ना हमें ऐसा वाला,
इस कर्व को समझाने, ये जो ई लैम्डा और लैम्डा के बीच कर्व है, इस कर्व को समझाने की कोशिश की गई किसके थ्रू, क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू इसको नहीं समझाया जा सका। इसीलिए फिर उसको समझाने के लिए प्लांक ने जो थ्योरी निकाली वो कौन सी थी, प्लांक क्वांटा थ्योरी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी को क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझाया जा सका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझाया जा सका, कॉम्पटन को इफेक्ट को नहीं समझाया जा सका। फिर किसकी थ्योरी आई, प्लांक की क्वांटम थ्योरी है, उसको मैंने अभी डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको कि भाई ब्लैक बॉडी को क्लासिकल फिजिक्स से समझाने में क्या क्या दिक्कतें आई। ठीक है, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि शुरू में ही सबने हार मान ली, कोशिशें की थी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ब्लैक बॉडी को भी क्लासिकल फिजिक्स से समझाने की। ठीक है, जिसमें से एक साइंटिस्ट आते हैं आपके वीन जो थे, उन्होंने भी कोशिश की थी ब्लैक बॉडी को क्लासिकल फिजिक्स से समझाने की, लेकिन वो क्या कर पाए, वो केवल इसको शॉर्ट वेवलेंथ के लिए समझा पाए, हाई वेवलेंथ के लिए ये सही नहीं आए। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है अभी नेक्स्ट वो यही है, सक्सेस एंड फेलियर ऑफ वीन्स रेडिएशन लॉ to describe black body spectrum, black body spectrum। समझ में आ रही है? तो हम इसमें इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे व्हाट आर द सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ वीन्स रेडिएशन लॉ टू डिस्क्राइब ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो आपके सिलेबस में वीन रेडिएशन लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्टली यूज़ में लेंगे, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है प्लांक का। प्लांक को मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगी, लेकिन इसके सिर्फ मैं कंक्लूजन्स डिस्कस करूँगी कि इसने जो रेडिएशन लॉ निकाला था उसके कंक्लूजन क्या क्या निकले थे। राइट, तो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, रेडिएशन लॉ। वीन ने क्या रेडिएशन लॉ निकाला था, वीन का जो रेडिएशन लॉ निकला था वो निकला था यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी और डी लैम्डा। यानी कि इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब इस एक्सप्रेशन को निकालने का डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो वीन ने ये जो एक्सप्रेशन निकाला, फिर इस एक्सप्रेशन के बेस पर ग्राफ खींचा गया फिर से यू लैम्डा और लैम्डा के बीच में। ठीक है, तो जो कर्व आया हमारे पास वो किस तरीके से आया उसको देखना आप। ये जो मैंने डार्क लाइन से बनाया है वो तो मुझे मिला है ब्लैक बॉडी का जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये किसका है, वीन का। यानी कि वीन ने जो वीन्स कर्व फॉर हाई वेवलेंथ, एक मिनट में बना लूँ फिर करती हूँ इसको डिस्क्राइब। देखें, यहाँ आपकी जो 0 है, इसका मतलब इस पीक से पहले पहले जो आपका ग्राफ है वो किसको बताएगा, शॉर्ट वेवलेंथ को, और इस पीक के बाद वाला ग्राफ किसको बताएगा, लॉन्ग वेवलेंथ को बताएगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि वीन जो था उसके लिए उसने जो रेडिएशन लॉ निकाला वो केवल डिस्क्राइब कर पाया ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की शॉर्ट वेवलेंथ को, हाई वेवलेंथ को समझाने में वो असफल हो गया। समझ में आ रही है बात? अब जब कंपेयर कर रही हूँ मैं ग्राफ को, किसको, ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंटल कर्व और वीन का एक्सपेरिमेंटल कर्व, जब दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि शॉर्ट वेवलेंथ के लिए तो वीन का ग्राफ भी वही मिला जो एक्सपेरिमेंटली ब्लैक बॉडी के लिए मिला, लेकिन हाई वेवलेंथ के लिए इसका ग्राफ और दोनों के ग्राफ में थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी आ गई। समझ में आ गई बात आपको? तो ये दोनों के बीच में क्या आ गया, अंतर आ गया। तो वीन्स रेडिएशन लॉ ओनली Wien's radiation law only describes short wavelength of black body curve, black body experimental curve, and fails to explain
लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। तो लॉन्ग वेवलेंथ को समझाने में असफल हो गया कौन, वीन, ठीक है। तो ये तो केवल क्या थे, सक्सेस एंड फेलियर थे किसके, वीन के। समझ में आ रही है बात, ये आपको डायरेक्ट याद करना है वीन का ये जो एक्सप्रेशन है रेडिएशन लॉ का, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे, वो आए रेले जीन्स, ठीक है। सो अब हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर दी सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ रेले जीन्स, ठीक है, रेडिएशन लॉ। इसमें क्या था, जो ये था रेले जीन्स साइंटिस्ट थे, वो केवल क्या कर पाए, जो रेले जीन्स का रेडिएशन लॉ है वो मैं बता देती हूँ आपको क्या है। ये उल्टा काम कर पाए, मतलब जो वीन था वो शॉर्ट के लिए कर पाया एक्सप्लेन, और रेले जीन्स कर पाए किसके लिए, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, ठीक है। इसका रेडिएशन लॉ है यू लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 और डी लैम्डा। समझ में आ गई, ये आपको डायरेक्टली याद करना है न्यू की फॉर्म में, और या फिर अगर हम इसको न्यू की फॉर्म में बताएं तो ये आता है यू न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई के टी न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब और साथ में डी न्यू, ठीक है। तो इसको हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी बताते हैं और न्यू की फॉर्म में, ये भी न्यू की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। इसमें भी निकाल सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू होता है, तो क्या मैं लैम्डा के फॉर्म को न्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकती क्या, ठीक है। इसको भी हमने लैम्डा से कन्वर्ट किया हुआ है किसमें, न्यू में। समझ में आ रही है, हम ये जानते हैं कि लैम्डा और न्यू एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं वीन के केस में अगर मैं कह रही हूँ कि भाई ये शॉर्ट वेवलेंथ के लिए काम करता है, तो मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को वीन का लॉ जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए डिस्क्राइब कर सकता है। शॉर्ट वेवलेंथ कह लो आप इसको, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी कह लो, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो लॉ था, ये सक्सेस था, ये ओनली डिस्क्राइब लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ कह लो या फिर आप कह लो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा, बट fails to explain short wavelength और हाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही है बात, तो ये दोनों आधा आधा पार्ट डिस्क्राइब कर पाए, ये इधर वाला पार्ट कर पाया और ये जो रेले था वो इधर वाला पार्ट कर पाया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ मिलता है, अगर हम ग्राफ देखें इनका, तो अगर हम इसमें और इसमें यू लैम्डा में और लैम्डा में ग्राफ देखें तो ये तो एक्सपेरिमेंटल कर्व है किसका, ब्लैक बॉडी का, ठीक है। और ये जो इसका मिला रेले जीन्स का, वो लगभग ऐसा मिला, ये रेले जीन्स का था। समझ में आ रही है, तो दोनों में लगभग सिमिलैरिटी आती है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ के लिए ये बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है, ठीक है भाई। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इस न्यू का एक्सप्रेशन देखूं, यू न्यू और डी न्यू, तो आप देख रहे हो कि यू न्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू स्क्वायर के, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाए तो वर्णक्रमीय ऊर्जा घनत्व भी लगातार बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन ब्लैक बॉडी के जो एक्सपेरिमेंटल कर्व मिला था उसमें ये चीज़ प्रूव नहीं हो रही थी कि भैया अगर न्यू स्क्वायर बढ़ता जा रहा है तो ये भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें तो पता है ना कि अगर हम ग्राफ खींचे किसमें, यू न्यू में और न्यू में, तो एक पर्टिकुलर उसके बाद बढ़ता है और उसके बाद घटता भी तो है भाई। और इसकी पावर डबल पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि न्यू बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ और यू न्यू भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसके हिसाब से रेले जीन्स के हिसाब से तो ग्राफ ऐसा मिलना चाहिए था, कंटिन्यूस इंक्रीज का। लेकिन हमारा तो ग्राफ ऐसा मिलता है ना कि पहले ये बढ़ता है, न्यू बढ़ाने पर एक पीक ले लेता है और पीक के बाद घटने लग जाता है। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बात आपको। तो रेले जीन्स का जो लॉ है वो केवल हाई वेवलेंथ के लिए समझा पाया, और जो वीन का जो लॉ है वो केवल शॉर्ट वेवलेंथ। तो आप या तो शॉर्ट वेवलेंथ कह लो या हाई फ्रीक्वेंसी। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फेलियर्स एंड सक्सेस ऑफ वीन्स एंड रेले जीन्स।
तो आपको इसी तरीके से उसको ग्राफ बना के एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से वीन ने शॉर्ट वेवलेंथ के लिए समझाया था और किस तरीके से रैले जीन्स ने हाई वेवलेंथ के लिए प्रूव किया था। तो दोनों आधे आधे पार्ट को कर पाते हैं, दोनों मिलाकर के पूरा पार्ट कर पाते हैं, बट कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं था जो अपने एक ही बात से दोनों पार्ट को समझा पाए, लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ को। समझ में आ रही बात? तो इस टॉपिक में इतने रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी प्लांक्स हाइपोथेसिस। ठीक है, प्लांक का शुरू करेंगे आप अपने। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, एक बात और आप करें, अगर आपको कोई भी टॉपिक को लेकर, वैसे तो होगा नहीं डाउट, फिर भी कोई होता है तो आप कमेंट सेक्शन में देख लें, एक बार कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और दूसरी बात ये कि मैंने अलग अलग उसकी क्लास की प्लेलिस्ट बना दी। अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन कर रहा है यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे को पता है अभी भी आधे सो रहे होंगे, आधे ही बच्चे हैं ऐसे जो यूट्यूब की वीडियोस को देख रहे होंगे मेरी, और आधे ऐसे हैं जिनको परवाह नहीं है, जो क्लास में भी नहीं आते थे और वो यहाँ भी नहीं ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है, चलो खैर, वो तो अपनी अपनी है, अब तो आपके ऊपर है, मैं तो टेस्ट भी नहीं ले सकती। ठीक है, चलो खैर, जो भी है, फिर भी है ना, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया सेपरेट हर किसी की। कोई लेट ज्वाइन करता है तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार। ठीक है, ओके, थैंक यू।